नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जल्दी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में जो है बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो है टेस्ट पेपर लेकर हाजिर होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एडुटेरिया के जो टेस्ट पेपर है, एडुटेरिया कोचिंग है जो बिहार की, उसके टेस्ट पेपर हैं, उसके टेस्ट पेपर आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग जो है एडुटेरिया कोचिंग का जो है पहले नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री पे आधारित है। साथ ही जो है करंट अफेयर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर लिया था। तो आपको बताना है कि किस पुर्तगाली शासक ने ये अपने आप को जो है व्यापार का मालिक घोषित कर लिया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मैनुअल प्रथम ने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा इसके जो है व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो मैनुअल प्रथम ने जो है अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं शस्त्र के कारण जो है पुर्तगालियों ने जो है 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को नष्ट करने में सफलता अर्जित करी और अपनी स्थिति को और जो है सुदृढ़ बनाया। इसके पश्चात जो है पुर्तगालियों की इसी जो है सुदृढ़ दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक जो थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने जो है 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक खुद को घोषित कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है भारत में जो है पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इनका ही ये कथन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा उपयुक्त कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का मिलान करना है सूची सेकंड से। तो पहला ए ऑप्शन में दे रखा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। तो कब किया ये आपको बताना है। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया 1510 ईस्वी में। तो ये तीसरे से मिलान हो जाएगा। और पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला कोचीन में स्थापित किया। कब किया? तो ये जो है 1503 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ पे पहले से मिलान हो जाएगा। अगला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर कब बनाया गया? तो इनको 1505 में बनाया गया प्रथम गवर्नर। तो दूसरे से हो जाएगा इसका मिलान। अगला है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी 1530 में बनाया। तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कूट का मिलान जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। दूसरा कथन है 1530 ईस्वी से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। तीसरा कथन है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चौथा कथन है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो चौथे में देखा जाए तो एक तो पहला कथन सही है और एक जो है तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है 1530 ईस्वी में जो है नूनो दा कुन्हा जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था, जिसके समय जो है पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहला तो सही है, लेकिन जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जगह होना चाहिए था नूनो दा कुन्हा।
इसके अलावा जो है चौथा इसलिए गलत है क्योंकि जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है कॉर्टेज व्यवस्था जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था, ना कि जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो इसलिए यहाँ पे चौथा भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो डचों की जो व्यापारिक संस्था थी उसे जो है ओक कहा जाता था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि डचों की जो व्यापारिक संस्था थी उसे जो है ओक डच संयुक्त कंपनी कहलाती थी और मार्च 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से की गई थी। यह एक नवीन प्रकार की जो है संस्था थी और इसके द्वारा जो है डचों को पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को कमज़ोर करने में काफ़ी मदद भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तीसरा आंग्ल डच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1672 से 74 के मध्य, और बेदरा का युद्ध हुआ 1759 के मध्य, और अंग्रेज़ों को मुग़ल व्यापारिक फरमान कब जारी किया गया? 1717 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन दे रखा है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ। जो सर थॉमस रो थे वो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईस्वी में आए थे। इसका कारण ये था कि वह मुग़ल सम्राट जहांगीर के साथ जो है वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव किया जाए। तो 7वें में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कथन पहला तो सही है, परंतु इसका कारण जो आर है ये गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वह जो है 1619 ईस्वी तक जो है जहांगीर के दरबार में रहा और वह मुग़ल सम्राट के साथ जो है वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि सफल रहा। और इसके परिणाम स्वरूप उसने जो है मुग़ल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। और जो है इस प्रकार से यहाँ पे जो है हालांकि उसे जो है सफलता अर्जित नहीं कर पाया जो है मुग़ल काल में जो है वाणिज्यिक संधि को स्थापित करने में, लेकिन जो उसकी जो मंशा थी भारत में जो है कारखाने स्थापित करने में उसने सफलता अर्जित की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, किस मुग़ल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब होगा, यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन जो है फर्रुखसियर ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है 1707 ईस्वी में जो है मुग़ल सम्राट जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात जो है मुग़ल सम्राट जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया। यह आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। और इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के उद्देश्य से 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी व्यापारिक शिष्टमंडल मुग़ल सम्राट जो है फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। इस फरमान के द्वारा जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेकों व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान कर दिए। यह फरमान जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसे भारत के आर्थिक इतिहास में जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है लुई 14वें के शासनकाल में उसके एक मंत्री थे जो है काल्बर्ट, उसके द्वारा जो है 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही कथन का चुनाव करें। तो कथन में दे रखा है कि सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई
भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। कारण दे रखा है कि वाणिवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी? तो यहाँ पे सही जवाब है श्रीरामपुर, बंगाल में थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जहाँ तक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात रही, तो इसकी स्थापना जो है कब हुई? 1616 ईस्वी में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक जो है मिशनरी गतिविधियों यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जानी जाती थी। और डेन्स ने जो है इस कंपनी ने जो है कलकत्ता के नज़दीक जो है श्रीरामपुर, जिसे अब जो है आधुनिक काल में जो है श्रीरामपुर के नाम से जाना जाता है, में 1755 ईस्वी से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना करी। और 1854 ईस्वी में जो है इस कंपनी द्वारा भारत में अपनी वाणिज्यिक जो है गतिविधियों को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो 12वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, सूरत में स्थापित की थी। कब हुई थी स्थापित? तो जहाँ तक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात रही, तो इस कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में जो है की गई थी। और इस कंपनी ने जो है 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित घटनाक्रमों को काल क्रमानुक्रम में सही रूप में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी? तो 1502 में हुई थी। और अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा कब हुई थी? 1599 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का क्या नाम था? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, अब्दुल मजीद नाम था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि सन 1498 ईस्वी में 3 जहाजी बेड़ों के साथ जो है वास्को डी गामा जो है कालीकट जो केरल में पड़ता है उसके तट पर जो है भारत में उतरा था। और इन जहाजी बेड़ों को गुजरात के नाविक अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो नादिर शाह ने जो है करनाल के युद्ध में जो है मुगल सेना को पराजित किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करनाल का युद्ध कब हुआ था? 13 फरवरी 1739 को। इसके पश्चात जो है वह नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया इस युद्ध में और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। और उस समय जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का दिल्ली में शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को जो है क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। तो आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था ये था 1754 से 1759 के मध्य। और रफ़ी उद्दौला का शासनकाल था जो है 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 के मध्य। इसके अलावा रफ़ी उद दरजात का शासनकाल था 28 फरवरी 1719 से 6 जून 1719 से। इसके अलावा जो है अहमद शाह बहादुर का शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ पे जो है कूट बनेगा सी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम को ये उपाधि प्रदान की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों में से जो है एक था और इसने जो है
जो है इसी को जो है शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये उपाधि जो है इतिहासकार जो है खफी खान ने जो है इनको ये उपाधि प्रदान की थी, खफी खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 18 में देखा जाए नवंबर 1858 में जो है औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और बहादुर शाह द्वितीय जो है जिसका शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक रहा, वह जो है मुगल काल का अंतिम शासक था। और उसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग भी लिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। उसे बंदी बनाकर जो है रंगून यानी वर्तमान की म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण पर विचार करें तथा जो है उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कथन कह रहा है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया। इसका कारण है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए 19वीं में, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी धार्मिक असहिष्णु नीति के कारण भी विख्यात था और इसने जो है अपनी इसी नीति को आगे बढ़ाया और आगे चलकर मुगल सम्राट के पतन में इसी नीति का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसी क्रम में 1775 ईस्वी में औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को इसलिए गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध जो है उन्हें संरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को हुई थी। दूसरा कथन है इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिवराव भाऊ सहित जो है लगभग 28,000 मराठा मारे गए। तीसरा कथन है पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 20वीं में देखा जाए तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 18वीं शताब्दी के मध्य जो है रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रोहिलखंड की स्थापना जो है अली मोहम्मद खान ने की थी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पे देखा जाए 22 का सही जवाब है जो है बी ऑप्शन, मैसूर नहीं आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तराधिकार राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे थे और अब उनके नियंत्रण से बाहर होकर स्वतंत्र या स्वायत्त रूप से स्थापित हो गए थे। जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद ही ऐसे उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में आते थे, लेकिन मैसूर स्वतंत्र राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को जिसमें दे रखा है कि उत्तर मुगलकालीन राज्य है तथा सूची सेकेंड में संस्थापक हैं, तो उनको सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे बंगाल में जो है बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो जो है मुर्शीद कुली खां थे। तो यहाँ पे जो है माफ़ कीजिए तीसरे से मिल जाएगा। और अवध का जो मिलान होगा वो सआदत खां से मिलान होगा, दूसरे से हो जाएगा। हैदराबाद का मिलान होगा निज़ाम उल मुल्क से होगा और मैसूर का मिलान होगा हैदर अली से। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बनेगा दूसरे नंबर का, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? तो यहाँ पे देखा जाए
तो 24 का यहाँ पे सही जवाब है जो है ए ऑप्शन शुकरचकिया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ थे। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा या प्रधानमंत्री का पद जो है मराठा शासन प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता था। यह आगे चलकर जो है समस्त शासन प्रणाली पेशवा को सौंप दी गई और वह मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया। प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से 20 के मध्य रहा, की नियुक्ति शिवाजी के पौत्र साहू द्वारा की गई और बालाजी विश्वनाथ ने साहू को उसकी ताई ताराबाई के साथ चले संघर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे 26 में देखा जाए जो है आसफ उद्दौला ने जो है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और इसका निर्माण जो है 1784 ईस्वी में किया गया था और इसका निर्माण जो है मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए एक भवन की आवश्यकता थी, इसलिए जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है, उनका संबंध जो है त्रावणकोर से था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष जो है अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो यहाँ पे जो है प्लासी के युद्ध से पहले जो है बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है फरवरी 1757 ईस्वी को जो है अलीनगर की संधि की गई थी और जो है इस संधि में जो है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मुर्शीद कुली खां दे रखा है ऑप्शन पहला, तो इनका जो है शासनकाल था 1700 से 1727 तक। अली वर्दी खां का जो है शासनकाल था 1740 से 56 तक। सरफराज खां का शासनकाल था 1739 से 40 के मध्य। शाह शुजा का शासनकाल था 1727 से 39 तक। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको सन बताना है तक बंगाल का इतिहास, नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो 1757 से 1765 ईस्वी तक जो है का जो काल था ये बंगाल के इतिहास का जो है नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास माना जाता है। और इन 8 वर्षों के संक्षिप्त इतिहास के दौरान जो है बंगाल में 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम ने शासन किया। और इस दौरान जो है प्लासी की लड़ाई 1757 में और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह युद्ध जो है 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया। दूसरा कथन है यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। तीसरा कथन है इस युद्ध के बाद जो है 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। तो उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है, दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया, ना कि 23 दिसंबर 1757 को, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी?
तो यहाँ पे सही जवाब है मीर कासिम ने। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले जो है गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइव और वारेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो है बंगाल में जो है 1765 से 72 ईस्वी का जो काल था, इसको जो है द्वैध शासन के रूप में माना जाता है। उसे द्वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल को जीतने के पश्चात भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फौजदारी मामले से संबंधित प्रशासन को बंगाल के जो कठपुतली नवाब थे उनके हाथों में ही बने रहने दिया। और लेकिन जो है कर वसूली, जिसे वित्त कहा जाता है, वित्त विभाग का अधिकार जो है कंपनी ने अपने हाथों पे ले लिया। इसलिए इस प्रक्रिया को जो है द्वैध शासन प्रक्रिया नाम दिया गया। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो यह जो है 1780 से 84 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को जो है मार्क्यूस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, आर्थर वेलेस्ली को ये उपाधि प्रदान की गई थी। क्योंकि जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, उसके समय जो है बंगाल का गवर्नर जो है आर्थर वेलेस्ली ही थे। और वह इस युद्ध में अपने 2 सहयोगियों सहित मुख्य सेनापति की भूमिका भी निभा रहे थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एक जो है निर्णायक युद्ध था तथा इस युद्ध के पश्चात जो है मैसूर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। और मैसूर युद्ध की इसी सफलता के लिए जो है वेलेस्ली को जो है मार्क्यूस की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कथन और कारण पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन में दे रखा है कि टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। कारण दे रखा है कि उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 36 में देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। पहला कथन तो सही है, परंतु इसका आर जो है गलत है। क्योंकि उसे जो है रक्षा प्रौद्योगिकी की जो है गहरी जानकारी थी, ना कि खगोल विज्ञान की। इसलिए यहाँ पे इसका कारण जो है गलत है और कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रांस की मदद की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है जैकोबिन क्लब जो है मूलतः फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी उससे जुड़ा हुआ एक जो है मसला है। और यह एक जो है जैकोबिन एक क्लब था जिसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। और टीपू सुल्तान की भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनयिक था। और उसने जो है 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में एक जो है जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद भी की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को जिसमें मराठा संघ दे रखा है, सूची सेकंड से संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए होलकर जो क्षत्रप थे तो उनका क्षेत्र था जो है इंदौर, गायकवाड़ का जो क्षेत्र था वो बड़ौदा था और भोसले का जो क्षेत्र था वो जो है नागपुर था और सिंधिया का जो मिलान होगा वो ग्वालियर था और पेशवाओं का पुणे था। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? तो जो है सालबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह जो है अंग्रेजों और जो है पेशवाओं के मध्य जो है
की गई संधि थी। इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों ने सिंधिया से पूर्व में जीते गए उनके सभी क्षेत्रों को वापस लौटा दिया और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक जो है शांति सुनिश्चित करने की बात की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो ये जो है इनको जो है 1818 ईस्वी में भंग किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस दौरान जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है मराठों की पूर्णतः पराजय हुई और परिणाम स्वरूप जून 1818 ईस्वी में पेशवा ने पूरी तरीके से अंग्रेजों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड एलनबर्ग थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो 42 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य यह था कि बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा की जाएगी, उसे ही जो है रिंग फेंस कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो यहाँ पे जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 44 में जो है मैसूर दे रखा है, हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो होगा 1798 से 1800। मैसूर दे रखा है 1799, अवध दे रखा है 1801, ग्वालियर दे रखा है 1804। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इस संधि का नाम था जो है सुगौली की संधि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मार्च 1816 में इस संधि के माध्यम से आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सतारा का मिलान होगा, तो सतारा का 1848 से, जैतपुर का मिलान होगा जैतपुर संभल का 1849 से, झांसी का मिलान होगा 1853 से और नागपुर का मिलान होगा 1854 से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नागरिक विद्रोहों के नेता प्रगतिशील विचारों वाले थे। दूसरा कथन है नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे। तीसरा कथन है सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोहों की समान विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे जो है 47 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे केवल जो है पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो इस नागरिक विद्रोह का नाम है जो है सन्यासी विद्रोह। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो सन्यासी विद्रोह था ये 1763 से 1820 ईस्वी तक जो है बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध होने वाला भारत का पहला नागरिक विद्रोह था और 1770 के दशक में जो है बंगाल में
भयानक अकाल पड़ा जिससे वहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया गया। उसके पश्चात जो है सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज फैक्ट्रियों में लूटपाट भी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा के परंपरागत सैनिक थे, पायक जिन्हें कहा जाता था, जो स्थानीय राजाओं से अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1803 ईस्वी में उड़ीसा पर विजय हासिल कर ली गई और वहाँ के स्थानीय जो है खुर्दा शासक को सिंहासन से हटा दिया गया। इसके कारण जो है पायकों की सम्मान एवं शक्ति में बेहद कमी आई और इसका कारण यह हुआ कि बख्शी जगबंधु विद्याधर जो खुर्दा के राजा की सेना का सेनापति था, उनके नेतृत्व में पायकों ने जो है विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटना 1844 ईस्वी में घटित हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह जो है नमक कर को जो है 50 पैसे बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया था, जिसके जो है संदर्भ में सूरत में नमक विद्रोह की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में विद्रोह दे रखा है, सूची सेकंड में विद्रोह से संबंधित कालखंड का जिक्र है। तो पहला विद्रोह है वघेरा विद्रोह, इसका कालखंड है 1818 से 1820 तक और ये जो है बड़ौदा गुजरात में हुआ। तो यहाँ पे इसका मिलान होगा दूसरे से। अगला है अहोम विद्रोह, ये हुआ 1828 में असम में, तो इसका तीसरे से मिलान हो जाएगा। पोलीगर विद्रोह दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, तो 1795 से 1805 तक ये विद्रोह चला और ये दक्षिण भारत में हुआ। तो यहाँ पे जो है इसका मिलान हो जाएगा पहले से। अगला है नील विद्रोह, ये 1859 से 60 तक चला, ये बंगाल में चला। तो इस प्रकार से कूट बन जाएगा बी ऑप्शन का, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था, बिहार का पटना शहर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत में जो है वहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे, जो मूलतः बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस आंदोलन का उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस्लाम में सुधार किया जाए और इस आंदोलन का शुरुआत जो है पश्चिमोत्तर भारत से हुआ था और आगे चलकर जो है इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं अन्य शोषक वर्गों का विरोध करना हो गया था। हालांकि इस आंदोलन का प्रसार जो है भारत के व्यापक क्षेत्रों तक हो गया, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है पटना हमेशा से ही बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। दूसरा कथन है यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग 13वें नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो 1844 से 45 में जो है गडकरी विद्रोह जो है कोल्हापुर, शमानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। किस आदिवासी विद्रोह को उल गुलान यानी जो है महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे 55 में देखते हैं, तो 55 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मुंडा विद्रोह को जो है उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो मुंडा विद्रोह था यह 1890 ईस्वी के दशक में जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि और रांची जिलों में मुंडा आदिवासियों ने जो है अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक जो है सशक्त विरोध किया, विद्रोह किया। और मुंडा विद्रोह को जो है उल गुलान भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक मुंडा राज्य स्थापित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए 56 का सही जवाब है कूका आंदोलन के जो संगठनकर्ता हैं गुरु राम सिंह है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये कूका आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1840 से शुरू होकर 72 तक जो है चला। और भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिम पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआत की। शुरू में इस आंदोलन का उद्देश्य जो है सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थीं और अंधविश्वास थे उनको दूर कर धर्म को शुद्ध करना था। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कर लेने के पश्चात यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सूची फर्स्ट जिसमें आदिवासी विद्रोह है और सूची सेकंड जिसमें संबंधित वर्ष है को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में देखते हैं, सूची सेकंड से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तमार विद्रोह है, तमार विद्रोह है, इसका मिलान होगा 1798 से। और कोल विद्रोह है, इसका मिलान होगा 1831 से। और सफा होर विद्रोह है, इसका मिलान होगा 1871 से। भूमिज विद्रोह है 1833 से मिलान होगा। तो इस प्रकार से कोड बन रहा है 2143। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फरायजी कौन थे? तो फरायजी कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है फरायजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सूची फर्स्ट में विद्रोह है, सूची सेकंड में नेतृत्व करता है को आपस में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। नारकेल बेरिया विद्रोह है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे मीर निसार अली थे। और यह जो है विद्रोह जो है बंगाल में हुआ 1782 से 1831 के मध्य। तो यहाँ जो है सही मिलान होगा तीसरे से। नायक विद्रोह हुआ जो है बंगाल में और अचल सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे और 1806 से 1816 तक ये विद्रोह चला। तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। अगला है पागलपंथी विद्रोह, ये हुआ बंगाल में और इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह। और यह जो है विद्रोह 1825 से 1850 तक चला। अगला है अहोम विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता थे जो है गोमधर कोनवार। और यह जो है असम का विद्रोह था और 1828 में इसको अहोम विद्रोह संचालित हुआ था। तो यहाँ पे कूट बन रहा है 3412। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए रमोसी विद्रोह दे रखा है, तो इसके जो नायक है ये जो है चितुर सिंह है, ये सही है। अगला है जो खासी विद्रोह, इसके जो है नायक है तीरथ सिंह, ये भी सही है। लेकिन अगला है सफा होर विद्रोह जो 1871 में हुआ,
इसके नायक थे भागीरथ मांझी, ना कि दशरथ मांझी। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कथन और कारण पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही कथन का चयन करें। तो कथन में दे रखा है कि सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया। इसका कारण है कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक जो है नवोन्मेषों ने विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो इस समय जो विद्रोह हुआ था, तो इस समय जो है कमल और रोटी जो है इसका इस विद्रोह का प्रतीक था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका साह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 63 में देखा जाए तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मौलवी अहमद अल्लाह शाह को जो है डंका शाह और प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नीलंबर और पीताम्बर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो यहाँ पे 64 में देखें तो नीलांबर और पीताम्बर वर्तमान झारखंड राज्य के भोक्ता समुदाय के दो भाई थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। दोनों भाइयों ने जो है इस दौरान अंग्रेजों के पक्षधर रहे चैनपुर के ठाकुर रघुवर दयाल पर किए गए हमले का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा झारखंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का मिलान करते हैं सूची सेकंड से। तो गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया। गोरखपुर का नेतृत्व जो है गजाधर सिंह ने किया, और जो है मथुरा का नेतृत्व किसने किया, देवी सिंह ने किया, और मेरठ का नेतृत्व किसने किया, कदम सिंह ने किया, और ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया, तात्या टोपे ने। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक विद्रोह था। उपरोक्त कथन किनका है। तो यहाँ पे जो है 66 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बेंजामिन डिजरेली का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 67। वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व यानी पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है। तो ये कथन जो है सर ह्यूज रोज का है। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत दिल्ली में जो है 58 किलोमीटर दूर मेरठ वर्तमान उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को हुई थी, यानी मेरठ में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर यह जो है तेज़ी से फैल गया आगे, और शीघ्र ही यह उत्तर में पंजाब और दक्षिण में जो है नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक जो है अपना विस्तार किया। ये क्रांति जो है राजपूताना जो आपका राजस्थान है वहाँ भी फैल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दी गई। तो फांसी की सज़ा उनको जो है 8 अप्रैल 1857 को दी गई। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे। तो यहाँ पे 70 में सही जवाब है कर्नल जेम्स नील थे। यहाँ पे जो है
सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 71 का सही जवाब है डी ऑप्शन। 31 मई 1857 जो है निर्धारित किया गया दिन था, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर जो है निश्चित समय से पूर्व ही 10 मई 1857 को विद्रोह का सूत्रपात कर दिया, और कहीं ना कहीं यह भी विद्रोहियों की एक रणनीतिक भूल थी जो क्रांति की असफलता का कारण बन गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। श्वेत विद्रोह क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जो है श्वेत विद्रोह का तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश साम्राज्य को जो है शक्ति हस्तांतरित करने पर कंपनी के अधीन नियोजित सैनिकों के एक वर्ग ने जो है विद्रोह कर दिया था, जिसे जो है व्हाइट म्यूटनी या फिर श्वेत विद्रोह को नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी थी। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो इस घोषणा पत्र का नाम है आजमगढ़ घोषणा पत्र। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कथन और कारण पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही कथन का चुनाव करें। कथन में दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। इसका कारण है कि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की दो धाराएं थी। पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा जो है पुनर्जागरणवादी आंदोलन। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पुनर्जागरण आंदोलन के उदाहरण है जैसे आर्य समाज का आंदोलन, देवबंद का आंदोलन। इसके अलावा सुधारवादी आंदोलन के उदाहरण है जैसे ब्रह्म समाज का आंदोलन और प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माना जाता है। वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। उन्होंने जो है वेद और अन्य संस्कृत के ग्रंथों के उदाहरणों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते हैं। उन्होंने अनेकों लोगों के जो है हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को दिया ताकि कानून बनाकर विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी जाए, और उनके इन प्रयत्नों के चलते जो है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाकर हिंदू विधवा विवाह को वैध बना दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 1930 ईस्वी में पारित सारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इस दौरान जो है उनकी उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष और 14 वर्ष। 18 वर्ष किसकी थी? लड़कों की, और लड़कियों की जो है 14 वर्ष। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और जो है 1930 में जो है हरविलास सारदा के प्रयत्नों से जो है सारदा एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट या कानून के माध्यम से लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, जो दोनों के लिए क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष रखी गई। डॉक्टर हरविलास सारदा एक जो है प्रख्यात शिक्षाविद और जो है न्यायाधीश भी थे, जो अजमेर मेरवाड़ से जो है केंद्रीय विधानसभा के मेंबर भी रह चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79।
निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि बंगाल सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। दूसरा कथन है 1830 में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया इसे जो है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो असत्य के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ना तो पहला असत्य है ना तो दूसरा असत्य है, इसलिए दोनों कथन जो है सही है। तो इसलिए जो है डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का जो है प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था। तो इनका जो है प्रारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1920 में किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से अछूतों की पीड़ा को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दलित उद्धार से संबंधित जो है पत्रिकाएं दे रखी हैं सूची फर्स्ट में, और उनका स्थापना वर्ष दे रखा है सूची सेकेंड में। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो मिलान होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, दूसरे से मिल जाएगा, और इसके संस्थापक थे BR अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1924 में हुई, और इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना 1942 में हुई, इसके भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे महात्मा गांधी थे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये जो है दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ, और EV रामास्वामी नयंकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और यह 1920 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था। तो ये नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिया था। वे जो है केरल क्षेत्र के एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कथन और कारण पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन दे रखा है वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका कारण था कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो यहाँ पे देखा जाए 84 का, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा कि पहला कथन तो सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो यहाँ पे 85 में देखा जाए तो सही जवाब होगा जो है हेनरी विवियन, जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो इस संस्था का नाम था आत्मीय सभा, और जो है इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में की गई थी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का मिलान करना है सूची सेकेंड से। सूची फर्स्ट में संस्था है, सूची सेकेंड में संस्थापक है। तो गुरुकुल कांगड़ी दे रखा है, इसके जो संस्थापक है जो है श्रद्धानंद है। तो इसका मिलान होगा जो है चौथे से। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन है, महात्मा हंसराज है। तो इसका मिलान होगा तीसरे से। देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका मिलान होगा दूसरे से। धर्म सभा का मिलान होगा राधाकांत देव से।
तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन का मिलान करते हैं। तो कथन में दे रखा है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। इसका कारण है कि इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा कथन सही है, तो 89 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदायसनन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 90 में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रमुख मुस्लिम समाज सुधारक सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है 1882 में मद्रास में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। हम दोनों हिंदू और मुसलमानों को भारत की हवा में पलते देखते हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किसका है? तो यहाँ पे 94 में देखा जाए यह वक्तव्य सर सैयद अहमद खान का है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वक्तव्य उन्होंने अपनी एक पत्रिका थी जो है तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका थी, उसमें उन्होंने ये अपना वक्तव्य जो है प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो है अमृतसर से हुआ था और 1873 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो जो है अहमदिया आंदोलन इसका जो है के नेता जो थे वो स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस आंदोलन की स्थापना जो है मुस्लिम धर्म सुधार के लिए किया गया था और इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? पहला, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। दूसरा है देश का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। चौथा है विदेशी शासकों का नस्ली जो है अहंकार। तो यहाँ पे 97 में देखा जाए तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनयिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इनका नेतृत्व जो है मध्य वर्ग द्वारा किया गया। दूसरा है इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। तीसरा कथन है इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 98 में देखा जाए तो दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है मध्यम वर्ग द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया। इसका नेतृत्व जो है समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया?
तो यहाँ पे सही जवाब है, इस जो है संस्था का नाम था जमींदारी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया था इसका गठन। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आपस में मिलान करना है, तो राजनीतिक संस्थाओं का मिलान करना है स्थापना वर्ष से। तो यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी जो है 1851 में, और बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो है स्थापना वर्ष है 1836, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना वर्ष है 1852। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे जो है महादेव गोविंद रनाडे जो है इसके मेंबर नहीं थे, संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है महादेव गोविंद रनाडे जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में की थी, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में, और जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही योग में सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना करी। दूसरा कथन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्योंकि जो है यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। दूसरा कथन है वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे भी असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 104 में भी देखें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए कोई सा भी असत्य नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 105, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं था कि स्वशासन के मुद्दे को उन्होंने उठाया, जबकि स्वशासन के मुद्दे को जो है उन्होंने उठाया ये सही नहीं था, बाकी ऊपर के तीनों सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो ये 106 का यहाँ पे सही जवाब है। पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से असत्य कथन का कौन सा है? 107 में देखा जाए तो यहाँ पे बी नंबर का असत्य कथन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जो है कथन जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे 72 ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था? पहला है लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। दूसरा है आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना। तीसरा है आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। चौथा है उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। तो सत्य कूट का चयन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे 108 में देखा जाए तो 108 में हमें ये प्रतीत होता है
यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा सही है, जबकि तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो 109 में देखा जाए तो इंडियन एसोसिएशन को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की? पहला ऑप्शन है भू राजस्व में कमी किया जाए, दूसरा है नमक कर का उन्मूलन करने के लिए, तीसरा है सैन्य खर्च में कटौती, चौथा है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो सत्यकूट का चयन करें। तो 111 का यहाँ पे देखा जाए तो चारों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे 112 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। यह जो है सम्मिलित नहीं था इसमें, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है। सेल्फी वॉल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के अनुसार जो है ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय जनता के असंतोष को पहचानने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है जो है लॉर्ड डफरिन ने जो है राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर कांग्रेस को पुकारा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? पहला है लॉर्ड डफरिन, दूसरा है सर सैयद अहमद खान, तीसरा है बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, चौथा है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा जो है इसमें जो है सम्मिलित थे, क्योंकि इस समय जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली थी। इसी के तहत अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और बनारस नरेश राजा जो है राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया और उसने कांग्रेस के विरोधी संगठन जो था संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, इसकी भी स्थापना में मदद करी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। रोमेश चंद्र दत्त जो है उदारवादी चरण के नेता थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, जी के गोखले इत्यादि भी उदारवादी चरण के नेता थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय उग्रवादी उग्र राष्ट्रवादी या नव राष्ट्रवादी चरण के नेता थे और महात्मा गांधी तथा राजेंद्र प्रसाद जो है उदारवादी चरण के नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। कथन तथा कारण पर विचार करें तथा विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो 117 में हम लोग देखते हैं पहला कथन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण ये दिया गया कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 117 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इनमें जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना सम्मिलित नहीं था। बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। उपरोक्त कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय ने कहा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करें। पहला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, तीसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो उपर्युक्त में से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल हैं? तो ये सभी जो है हिम तेंदुए के राष्ट्रीय हिम तेंदुए के प्रमुख जो है आवास स्थल है। इसके अलावा एक और स्थल है जिसे जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है, वो भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन वो विकल्प में नहीं है, इसलिए जो है ये सभी तीनों सही विकल्प हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है इक्वेरिन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। दूसरा कथन है भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जिनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% हिस्से को पूरा करता है। इसके अलावा तीसरा कथन है कि 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जीआई टैग का मिलान करना है कि वे किस राज्य से संबंधित हैं। तो 123 में देखते हैं आदि केकिर का मिलान होगा, जो है अरुणाचल प्रदेश की अदरक की एक किस्म है, इसलिए पहला मिलान गलत हो गया। कच्ची खरेक जो है ये गुजरात की जो है खलल है अंकुरित अवस्था में, यानी खजूर है एक तरीके का, जिससे जो है कुरकुरे और जो है पीले रंग के जो है उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुजरात दे रखा है, इसलिए ये सही है और पहला गलत था। अगला है तांगेल साड़ी। ये तांगेल साड़ी जो है पश्चिम बंगाल की का उत्पाद है, ये भी सही है। और ये यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान की समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो इनका नाम जो है कोनेरू हम्पी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो खेल का आयोजन 26 से 28 दिसंबर के मध्य जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, और इसमें जो है कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता। और इसके अलावा 2019 में स्वर्ण और 2012 में कांस्य के बाद इस चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी द्वारा जीता गया यह तीसरा पदक है। कोनेरू हम्पी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौते ज्ञापन पर जो है मंजूरी प्रदान की है? तो यह समझौता जो है भारत और गुयाना के मध्य हुआ है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो यह जो है भारतीय नौसेना का स्वदेशी जो है UAV है, यानी जो है मानव रहित हवाई वाहन है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? पहला कथन है यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। तो ये जो है कथन जो है देख लेते हैं। तो यह जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय की पहल है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9% कर दी गई है। ये भी जो है यहाँ पे कथन जो है ये गलत है, क्योंकि जो है पहले 8% था, अब बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। तीसरा कथन है इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना है और इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये कथन सही है।
अगला है इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है जो है दिव्यकृति सिंह। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में मिलान करें तो जो है अयुत्या अभ्यास 2024 है। ये इसका आयोजन जो है अंडमान सागर में किया गया और जो है किनके मध्य हुआ? भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य हुआ। अगला है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और यूएई की थल सेनाओं के मध्य हुआ, थार रेगिस्तान राजस्थान में। तो ये भी सही सुमेलित है। मिलन 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया और जो है यह बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है भारत का। अगला है 11वां खंजर अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किर्गिस्तान की थल सेनाओं के मध्य हुआ। यह जो है बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो यह भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में जारी किए गए जो है CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इस शहर का नाम है बेगूसराय बिहार। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष स्थान पर है, जबकि बेगूसराय दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गैब्रियल अटल नाम है। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? इन कोर ऐप देखा जाए तो यह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, ये सही है। संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी द्वारा और उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये यहाँ पे गलत है। और जो है पाठ मित्रों ऐप जो है ये वस्त्र जो है मंत्रालय द्वारा, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो ए बी सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 के जो है IAS अधिकारी हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वे जो है ब्रजेंद्र नवनीत का जो है पद संभालेंगे और इनका कार्यकाल जो है पद संभालने से जो है 3 साल तक रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा कथन है जो है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। तीसरा कथन है 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 135 में जो है पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे यह अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए जो है कार्य करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। 136 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस खिलाड़ी का नाम है नसरीन शेख। ये जो है खो खो खिलाड़ी हैं और यह जो है बिहार के अररिया ज़िले से संबंधित है। इन्होंने जो है वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे सही जवाब है बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार से 3.77 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 5.94 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश पहले पायदान पे है। तीसरे पायदान पे मध्य प्रदेश है, जहां 2.30 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह केंद्र जो है गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा और यह गंडक नदी में पश्चिम चंपारण के बेतिया में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे जो है 139 में देखा जाए पटना की जो रैंकिंग है वो 77वां स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पटना ने जो है 9,500 में से जो है कितना 6,320.9 अंक हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य जो है भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो यह जो है आरा में किया जाएगा, आरा भोजपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है इनकी कुल जनसंख्या जो है लगभग 13.07 करोड़ से अधिक है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13%, जो सामाजिक रूप से 63% आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जो है जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह 243 फीट ऊंची होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया, लेकिन पटना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इस देश का नाम अर्जेंटीना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक हाल ही में समाचारों में देखी गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 145 में पहला कथन सही है कि यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा खगोल की पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे 146 का सही जवाब है सूर्य और पृथ्वी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे जो है पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया है। दूसरा कथन है यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो 147 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका जो है परीक्षण जो है 1 जनवरी 2024 को किया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन के लिए पहला कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है 148 में देखा जाए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। असत्य कथन भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पे पहली बार अध्यक्षता करेगा, ना कि दूसरी बार। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है BNS की धारा 106(2) जो है हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, जबकि धारा 106(2) जो को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है धारा 106(2) एक गैर जमानती धारा है। तो यहाँ पे जो है पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है मेडागास्कर से टकराते हुए दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इसने, और 1 जनवरी 2024 को ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अल्वारो आया था, और इसने दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपना विनाशकारी प्रभाव जो है छोड़ा था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इसी के साथ ही एरोटेरिया का जो है बीपीएससी का पहला नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।